मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। जो पहले जो वीडियो थी मेरी इस्लाम धर्म का उदय था, और दूसरी वीडियो है अरबों की सिंध विजय। एक क्रम बाय क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले थी इस्लाम का उदय कैसे हुआ और किसने किया। उसके बाद में इस्लाम उदय होने के बाद में जो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में क्या एक क्रम चला गया था उत्तराधिकारी के लिए, खलीफा पद। ठीक, खलीफा पद के बाद में क्या हुआ कि अरबों की सिंध विजय, अरबों पर सिंध विजय किस प्रकार हुआ। वैसे तो प्रथम शताब्दी में अरब और भारत का व्यापार चला। प्रथम शताब्दी में अरब और व्यापार का अरब और प्रथम शताब्दी में अरब और भारत का व्यापार हुआ, चलता रहा बरकरार। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी, अरब व्यापारी भारत के दक्षिणी पश्चिमी, मतलब अरब जो व्यापारी थे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो जो अरब व्यापारी भारत के दक्षिणी पश्चिम जो तट थे के मसाले आदि सामग्री का व्यापार करते थे। क्या हुआ, जैसे उत्तर ऊपर, जैसे भारत का नक्शा है, ठीक नहीं बनना, कोई बात नहीं। जैसे भारत का नक्शा है, तो ये जो व्यापार करते थे दक्षिण पश्चिमी मसाले के लिए, जो ये हिस्सा था दक्षिण पश्चिमी, क्योंकि तटीय था ये, क्योंकि इसके पास में भी समुद्र था और इधर भी समुद्र, चारों तरफ समुद्र था, और यहाँ पे सिंध था। ये सर्कल है, ये सिंध था। तो इन्होंने जो अपने मसाले जो भारत में, वैसे मैंने बताया था कि जो भारत तथा अरब के बीच व्यापार प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी से जारी था, मतलब प्राचीन काल से ही प्रथम शताब्दी से जारी था व्यापार। उसके बाद में अरब व्यापारी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट, क्योंकि ये तट था, क्योंकि समुद्र थे, ये इधर भी समुद्र था और नीचे भी समुद्र, क्योंकि नीचे श्रीलंका थी, तो इस समुद्री तट के मसाले आदि सामग्री का व्यापार करते थे। तो क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब 632 पूर्व में उनकी मृत्यु होने के बाद में खलीफा पद चालू हो जाता है। उनके अनुयायी जो अपनी सेना या जिसमें जा सकती है वही खलीफा बनेगा, ये पीछे था, जो सब ज्यादा ताकतवर रहेगा वही खलीफा बनेगा। युद्ध होते थे इसमें। तो इन्हें मृत्यु के बाद में जब ये खलीफा पद बना, तो इनका मेन उद्देश्य था कि अरब साम्राज्य को विस्तार करना, मतलब अरब साम्राज्य था उसको विस्तार करना, मतलब इराक और ईरान का जो बलूचिस्तान है, और तुम्हारा सिंध है, सिंध से ऊपर गुजरात से ऊपर सिंध है, जैसे यहाँ से गुजरात से ऊपर सिंध है, तो इधर ईरान, इराक ये है। तो इसको क्या था कि जब ये इराक अरब साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई, मतलब इसको जो वहाँ के खलीफा थे, उत्तराधिकारी थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मैंने बताया था पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के बाद में क्या होता है कि उत्तराधिकारी कौन बन जाते हैं, खलीफा। खलीफे का क्या उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये था कि अरब साम्राज्यों को विस्तार, मतलब बड़ा करना, अपना साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार करना, उनका उद्देश्य ये था। उनका उद्देश्य के कारण ही उन्होंने सर्वप्रथम सिंध पर, जब सिंध पर आक्रमण किया, तो वैसे तो सिंध पर आक्रमण जो उत्तराधिकारी खलीफा उमर थे उनके शासन काल में ही 636 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर दिया था, पर वो सफल नहीं हो पाए। और ये आक्रमण जो करा था, ये 636 ईस्वी में जल मार्ग द्वारा आक्रमण किया गया था, क्योंकि यहाँ पे सारा समुद्र था, क्योंकि इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो किसके माध्यम से करा उन्होंने, जल के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। और कहाँ पर, बम्बई के निकट थाना में। जब, और खलीफा कौन थे जब प्रथम हुआ था, जो ऐसा पराक्रमण का अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा पराक्रमण, तो ऐसा पराक्रमण 636 ईसा पूर्व में, और कार्यकाल किसका था, जो खलीफा थे उमर। ठीक है, उमर कार्यकाल 634 से 644 था। तो उसमें बम्बई के निकट थाने में आक्रमण किया, पर वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। और
जो सफल नहीं हो पाए, जो वास्तविक जो सिंध पर आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो प्रथम भारत पर अरब आक्रमण, सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। और जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण विजय सिंध प्राप्त करने में मिली थी, वो अरबों ने मकरान तटीय मार्ग होकर, जो मकरान था ये तटीय में बताया, तटीय को यहाँ भी समुद्र है, इधर भी और इधर भी समुद्र है। तो ये जो व्यापार करते थे, तो जो व्यापार करते थे कैसे? ये तुम्हारे व्यापार दक्षिणी पश्चिमी तट से, क्योंकि तटीय हो गए हिस्सा, ऊपर ये गुजरात से ऊपर सिंध है और इधर से पास में पाकिस्तान है। तो जो पश्चिमी और उत्तर के बीच में क्या था? सिंध था। और ये जो सिंध था और पश्चिमी से नीचे दक्षिण में ये क्या था? एक मकरान तटीय था। इन्होंने मकरान तटीय मार्ग होकर सिंध पर विजय प्राप्त करी। जो मकरान तटीय यहाँ तक था, मकरान तटीय, इस पे अभी पूछा जा जाता है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम बार सफल आक्रमण सिंध पर कब करा, किस सन में? तो 712 ईस्वी में। किसने क्या करा? मोहम्मद बिन कासिम ने। और कैसे करा? मकरान तटीय मार्ग होकर सिंध पर विजय करना। एक बात और कि मैंने बताया था आपको कि जो प्राचीन काल में भारत तथा अरब के बीच व्यापार प्राचीन काल में प्रथम शताब्दी से ही जारी था। उसके बाद में जब इस्लाम का उदय होता है, तो इस्लाम उदय होने के बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का प्रवर्तक मतलब संस्थापक होते हैं। उसके संस्थापक होने के बाद में, उनकी मृत्यु होने के बाद में एक खलीफा क्रम चल जाता है। और वो क्या चलता है कि खलीफा जो क्रम चलता है वो उत्तराधिकारी के लिए। ठीक, और उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होगी वही विजय पाएगा। जो सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ेगा, युद्ध में विजय पाएगा, सबसे ज़्यादा पाएगा तो हो जाएगा। और नहीं, वैसे तो जो वास्तविक जो उसका उत्तराधिकारी थे वो अली थे, क्योंकि अली पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुई आपस में। उसके बाद में फिर खलीफा पद बन गया मृत्यु होने के बाद में। पहले जो खलीफा थे अबू बकर थे, और दूसरे खलीफा थे उमर, और तीसरे खलीफा थे उस्मान, और चौथे खलीफा थे अली, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो इस उत्तराधिकारी के लिए काफी युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में जो प्रथम जो असफल आक्रमण, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? अरब साम्राज्य को विस्तार करना। मतलब अरब साम्राज्य को विस्तार करने का मतलब अपना साम्राज्य को फैलाना इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने देखा कि सिंध से हम आक्रमण करेंगे, और किस कारण करेंगे ये तथ्य उन्होंने पहले ही तर्क कर लिए थे। तो इसलिए उन्होंने जो आपके जो उस टाइम पे जो खलीफा था, दूसरे जो खलीफा थे उमर, जिसका काल था 634 ईस्वी से 644 तक कार्यकाल में, बम्बई के निकट थाने में उन्होंने आक्रमण किया। और वो आक्रमण असफल रहा, मतलब आक्रमण वो सफल नहीं रहा, क्योंकि ये जो आक्रमण किया था ये किया था जलमार्ग के द्वारा। उसके बाद में सफल आक्रमण हुआ था, वो किसने किया था? अरबों की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और इसने कैसे करा? ये कैसे किया? इसने मकरान तटीय मार्ग, जो मकरान तटीय मार्ग का हिस्सा ये, जैसे ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिमी और उत्तर के बीच में सिंध था। उसके बाद में सिंध से ऊपर ईरान था। और ये तटीय स्थान था, ये जो तटीय स्थान है, ये वाला तटीय स्थान है, ये तटीय स्थान था। तटीय स्थान मतलब समुद्री, इधर भी समुद्र था, दक्षिण के नीचे भी समुद्र और पूर्व तरफ भी समुद्र था। क्योंकि जो भारत का जो नक्शा है वो चारों तरफ समुद्र है, वह चारों तरफ पानी पानी है। तो एक सिंपल सी बात है कि वैसे आक्रमण करा नहीं जाता था थल मार्ग से, इसलिए वो जल मार्ग से आक्रमण करते थे। और जल मार्ग से आक्रमण करने के बाद में आसान भी होता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि वो सीमा वहाँ की है या देखी है। तो आपस में, क्योंकि इस उद्देश्य था कि आपस में हर एक अपना राजा अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो इन्होंने सबसे पहले जलमार्ग के माध्यम से करा, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में जो वास्तव में आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 ईस्वी में। इसने भी मकरान तटीय मार्ग होकर, मकरान तटीय मार्ग होकर करा। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये इराक का एक अरब गवर्नर थे,
जो इराक के अपर गवर्नर थे उसके ये क्या, इराक का जो आपका अरब गवर्नर थे वो अल हजाज, ठीक। अल हजाज गवर्नर, जो अरब गवर्नर थे इराक के, अल हजाज का ये मोहम्मद बिन कासिम दामाद था और मोहम्मद बिन कासिम उनका भतीजा था। तो उन्होंने ये भेजा, परंतु एक बात और है कि जो इराक के अरब गवर्नर थे इससे पहले भी, मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी 2 अपने सेनापति भेजे सिंध पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ये पहला मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण नहीं था। इससे भी पहले जो पूर्व उन्होंने जो इराक के अरब गवर्नर थे उन्होंने अपने 2 सेनापति भेजे। एक सेनापति का आपका नाम था, जो था उनका सेनापति अब्दुल्ला और तथा बुदेल, ठीक, सिंध पर आक्रमण करने, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध पर आक्रमण करने के लिए, इससे भी पहले जो इराक अरब गवर्नर था अल हजाज का ये दामाद था और अल हजाज का ये भतीजा था। तो इससे पहले भी अल हजाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और वो जो आक्रमण जो सेनापति थे वो अब्दुल्ला और बुदेल थे। परंतु वो जो सिंध पर अरब आक्रमण सफल नहीं हुआ। जब अरब आक्रमण सफल नहीं हुआ तो उसके बाद में जो इराक का अरब गवर्नर थे अल हजाज ने जब मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण में सफल हुए। एक बात और, इसका जो जिक्र है अरबों की जो सिंध विजय है, इसका एक चचनामा पुस्तक है अरबी भाषा में, उसमें भी इसका जिक्र होता है और उसमें भी इसका वर्णन अच्छी तरह से दे रखा है। और आपके चचनामा में भी है जो आपके सिंध विजय किस प्रकार कैसे, ये पूरा इसका विवरण है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब जो सिंध विजय का जो आक्रमण था सर्वप्रथम किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिला था? तो सर्वप्रथम किस में मिला था? चचनामा में। वैसे चचनामा जो पुस्तक है उसका कोई लेखक या इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिलता, पर ज्यादातर लोग इसका जो स्रोतों में अनुसार जो मिलती है पूरी जानकारी नहीं है, पर ज्यादातर लोग इसको अब्रुल मआसिर को इसका लेखक बताया गया है। किसको? अब्रुल मआसिर लेखक बताया है। और जो चचनामा था फारसी अनुवाद किया था 1216 में सिंध के शासक कुवाचा के समय कूफी द्वारा, क्योंकि चचनामा पहले अरबी भाषा में थी और अरबी भाषा के बाद में जब चचनामा की फारसी में अनुवाद जो किया था वो कुवाचा था, जो 1216 में जो सिंध के शासक था कुवाचा। सिंध का कौन था शासक? कुवाचा। कुवाचा ने 1216 में, क्योंकि 712 में वो करा, उसके बाद में सिंध जिसको फारसी अनुवाद किया तो वो कुवाचा के शासक सिंध का शासक था। और उसके शासनकाल में कूफी नाम का एक कूफी द्वारा जो लिखी गई थी ये पुस्तक, इसका अध्ययन इसका में लिखा था फारसी अनुवाद में। उसके बाद में 9वीं सदी में बिलादुरी द्वारा लिखे गई एक अन्य ग्रंथ किताब फतुल-उ-बलदान से अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, एक बार मैं बता रहा हूं आपको। देखो, वैसे तो भारत और अरब लोगों का प्राचीन काल से ही प्रथम शताब्दी में व्यापार चलता था। फिर उसके बाद में अरब व्यापारी भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के मसाले आदि सामग्री का व्यापार करते थे। दक्षिणी और जो पश्चिमी था, ये वाला हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी था, ये यहाँ से मसाला का व्यापार करते थे। उसके बाद में जब पहले भी, क्योंकि प्राचीन काल में भी प्रथम शताब्दी में व्यापार करते थे, उसके बाद में ये व्यापार जो दक्षिणी पश्चिमी जो इस्लाम का उदय हुआ था उसके बाद में भी ये व्यापार करते थे। और जब इस्लाम उदय होने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु से पहले भी, क्योंकि प्रथम प्राचीन से ये अरब सागर हमारे भारत में व्यापार करते आ रहे थे, उसके बाद में बीच में व्यापार किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना इसका उसका उल्लेख नहीं मिलता है। पर यह है कि ये उल्लेख मिलता है कि किताबों में कि प्राचीन काल में भी प्रथम शताब्दी में जो भारत और अरब व्यापारी मसाले और अन्य व्यापार का
करते थे भारत में आकर। तो इसमें अरब व्यापारी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के मसाले आदि का सामग्री व्यापार करते थे। 632 ईस्वी में पैगम मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी खलीफा ने अरब साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। किसकी नीति? अरब साम्राज्य की विस्तार की नीति अपनाई। उसके बाद में नंबर 2, अरबों ने सर्वप्रथम दूसरे खलीफा उमर 634-644 ईस्वी तक कार्यकाल में किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जो बम्बई के निकट थाने को जीतने के लिए 636 ईस्वी में जलमार्ग द्वारा आक्रमण किया गया था सिंध पर ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में अरबों ने सफलता 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम से विजय करने में मिली। जो मोहम्मद कासिम था उसने सिंध पर विजय प्राप्त करी 722 ईस्वी में। और अरबों ने मकरान तटीय मार्ग होगा क्योंकि आसान था, क्योंकि ये मार्ग थे क्योंकि चारों तरफ जो तीनों तरफ उधर तुम्हारा इधर पश्चिमी में भी समुद्र था, तटीय मैदान थे, उसके बाद में पूर्व भी समुद्र था और दक्षिणी में भी समुद्र था। तो ये पहला आक्रमण ज्यादातर आक्रमण उधर से क्यों हुए? क्योंकि ईरान, इराक और तुम्हारा बलूचिस्तान वो हिस्सा, काबुल, अफगानिस्तान वो हिस्सा ऐसा था कि उधर से आक्रमण आसानी से हो जाते थे। और ये आक्रमण था क्योंकि इधर से काफी वर्षों लग जाते थे, क्योंकि समुद्र मार्ग से आक्रमण करने के लिए आसान तो था समुद्र मार्ग से आक्रमण करने के लिए, परंतु जो आखिर को सिंध की तरफ से क्यों? क्योंकि वहां पर उधर से जो था, जैसे जितने भी आक्रमण हुए हमेशा पश्चिमी और उत्तर के बीच में हुए, क्योंकि वहां जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये पट्टी यहाँ पर सिंध, नीचे तटीय मैदान गुजरात है, उसके बाद में ऊपर ईरान है, इराक है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये हिस्सा एक भूमि क्योंकि इधर इतना पानी नहीं था, जैसे यहाँ पे इधर भी तुम्हारा पश्चिम में भी समुद्र था, तुम्हारे दक्षिण में भी समुद्र था, श्रीलंका ये और पूर्व में भी समुद्र था। तो यहाँ पर समुद्र में ज्यादा कठिनाई होती थी ज्यादा जल मार्ग से। और जल मार्ग से जब कोई भी युद्ध होता था तो काफी दिनों निकल जाते थे जल मार्ग के माध्यम से। या हमारे सबसे ज्यादा आसान इसने मोहम्मद कासिम ने जो मकरान तटीय मार्ग है, ये माला जो मार्ग है मकरान तटीय मार्ग, पश्चिमी और उत्तर के बीच में जो मार्ग है, ये तुम्हारा सिंध से ऊपर ईरान है, काबुल है, अफगानिस्तान है, ये हिस्सा है, इससे आसान हुआ। तो इसने इसलिए ये मकरान तटीय, क्योंकि थोड़ा सा नीचे भी हिस्सा आता है इसका, पश्चिमी से थोड़ा नीचे भी हिस्सा आता है, ये वाला भी आता है। तो इसने यहाँ से मकरान तटीय मार्गों का सिंध पर विजय प्राप्त की। और एक बात और, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मकरान तटीय मार्गों सिंध विजय प्राप्त की। मोहम्मद बिन कासिम इराक के अवर गवर्नर अल हजाज का भतीजा व दामाद था। इससे पूर्व अल हजाज ने अपने सेनापतियों को अब्दुल्ला और तथा बुदेल को सिंध विजय पर भेजा था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और इसका जो सिंध विजय का जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम वो चचनामा में मिलता है। ठीक, किसे मिलता है? चचनामा में। अरबों की सिंध विजय का सर्वप्रथम मैंने बताया था, अरबों की सिंध विजय का सर्वप्रथम किस में उल्लेख मिलता है? चचनामा में। और चचनामे का अन्य दूसरा नाम भी है, कई बहुविकल्प या कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन पूछता है, चचनामा ना देके दूसरा नाम फतेहनामा। दूसरा नाम क्या है इसका? चचनामा का फतेहनामा। तो इसमें सिंध विजय की जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है, और चचनामा का दूसरा नाम फतेहनामा में। और फतेहनामा में और जो जानकारी मिलती है सर्वप्रथम उल्लेख अरबों सिंध की विजय जानकारी मिलती है चचनामा या फतेहनामा। और वैसे तो इसका इतना जो लेखक है इतना वो नहीं है, पर ज्यादातर जो माना जाता है अब्रू में आसिर को माना जाता है। वैसे इसका इतना लेखक का के बारे में वर्ण नहीं है, पर जो विद्वानों या उनके मानना है तो वो अब्बू मासिर को मानते हैं चचनामा का लेखक। चचनामा फारसी में अनुवाद हुआ था 1216 में। चचनामा का, क्योंकि ये जो चचनामा पुस्तक थी ये अरबी भाषा में थी, और उसके बाद में 1216 में फारसी में अनुवाद होता है चचनामा का। उस टाइम पे सिंध का शासक था कुवाचा। ठीक, सिंध का कौन शासक था? 1216 ईस्वी में
जो चचनामा की फारसी में अनुवाद किया था, कुवाचा सिंध का शासक था, उसके शासनकाल में ही एक कूफी लेखक थे, उनके द्वारा 1216 ईस्वी में चचनामा फारसी में अनुवाद किया। शासक कौन था तुम्हारा? कुवाचा सिंध का शासक था, उसके शासनकाल में किसने फारसी में अनुवाद किया? कूफी द्वारा। उसके बाद में 9वीं सदी में एक राइटर थे, 9वीं सदी में एक लेखक थे बिलादुरी में भी इसका उल्लेख मिलता है, अरबों की सिंध की विजय। ठीक, पहले मिलता है चचनामा में, उसके बाद में चचनामा या फतेहनामा दूसरा नाम, या फिर फारसी में अनुवाद किया था 1216 में। जो सिंध का शासक था कुवाचा, उसके शासनकाल में कूफी नाम के एक लेखक ने फारसी में अनुवाद किया था चचनामा में। और उसके बाद में जब दूसरा जो लेख मिलता है वो 9वीं सदी में एक बिलादुरी लेखक थे, उनकी किताब थी फतेह-उल-बरदान। ठीक, क्या थी? फतेह-उल-बरदान। फतेह-उल-बरदान में भी सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। और ये इसका जो कारण था, जो अरबों की सिंध विजय का जो कारण था, सिंध के देवल एक बंदरगाह था। सिंध एक देवल बंदरगाह था। तो कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि सिंध जो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो अरब काफी प्राचीन काल से भारत में अरब का व्यापार मसालों के द्वारा माध्यम से मकरान या तटीय समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे। और सब ये व्यापार समुद्र मार्ग से आते थे या फिर मकरान तटीय मार्ग से आते थे। जो मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान तटीय सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। तो इसमें क्या था कि इनका जो व्यापार था अरब लोगों का भारत में व्यापार प्रथम शताब्दी से ही चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ही। तो इसमें जब ये लोग व्यापार करने आते थे भारत में, तो देवल एक बंदरगाह था। उसका देवल जो बंदरगाह था उस टाइम पे सिंध में, तो उस टाइम पे जो वहाँ का जो शासक ब्राह्मण था, शासक दाहिर, ठीक, दाहिर शासक था। तो देवल बंदरगाह पे जब अरब के लोग जहाज लेके आते थे समुद्री मार्ग से, तो बीच में लुटेरे उनको लूट लेते थे जहाजों को। ठीक, जब लूट लेते जहाजों को, तो उनकी शिकायत किसको की? क्योंकि उस टाइम पे खलीफा था उत्तराधिकारी, तो उनकी शिकायत किससे की? खलीफा से। तो खलीफा ने जब ये सिंध विजय के लिए जब खलीफा ने ये भारत पर आक्रमण करने के लिए का एक कारण तो ये भी बताते हैं कुछ विद्वान, और दूसरा कारण ये बताते हैं कि जो देवल ब्राह्मण शासक था दाहिर, उसने खलीफा को जो शुल्क देते थे राजा, वो शुल्क नहीं दे पाया, जिससे कारण सिंध पर आक्रमण किया। और एक सिंपल सी बात और है कि इसमें लिखा है कि अरब सिंध विजय का कारण सिंध के देवल बंदरगाह के निकट सुमित डाकियों के द्वारा अरबों जहाजों को लूट लिया जाना, और सिंध विजय ब्राह्मण शासक ताहिर द्वारा खलीफा को जुर्माना करना बताया है। अलग अलग विद्वानों का ये अलग अलग है। और ये सबसे अच्छा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने बताया कि सिंध विजय पर सर्वप्रथम किस खलीफा के शासनकाल में आक्रमण हुआ? तो खलीफा कौन था? उमर। 634 का जो कार्यकाल था खलीफा का। दूसरा खलीफा था पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में, क्योंकि पहला जो खलीफा था अबू बकर था, दूसरा उमर के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण भारत पर आक्रमण हुआ, जो बम्बई के निकट थाने में किया था, और 636 ईस्वी में। और खलीफा कौन था? उमर, जिसका शासनकाल 634 से 644 तक था। वो सफल आक्रमण, वो असफल आक्रमण हुआ, क्योंकि वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद में जो प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया भारत पर, ठीक। और वो जो आक्रमण करवाया था उस पर जो इराक का जो अरब गवर्नर था अल हजाज का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और उसका भतीजा भी था मोहम्मद बिन कासिम। परंतु उल्लेख मिलता है कि अल हजाज ने पहले भी अपनी सेनापतियों को भेजा था सिंध पर आक्रमण करने के लिए, और इस सेनापतियों को जो भेजा था सिंध में आक्रमण करने के लिए, उन सेनापतियों का जो नाम था उबदिल्ला और बुदेल, ठीक है, दो सेनापति थे उबदिल्ला और बुदेल।
उन्होंने भी सिंध पे आक्रमण किया पर सफल नहीं हो पाया। पर जो प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। उसके बाद में जो सिंध का विजय का जो वर्ण मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, वो किस किताब में मिलता है? चचनामा में। चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। और चचनामा का अन्य नाम क्या है? फतेहनामा। ठीक, और जो फतेहनामा इसका अन्य नाम है। और कुछों में इसका जो चचनामा फतेहनामा का जो लेखक हैं वो इतने इसके बारे में उल्लेख नहीं है, पर ज़्यादातर कुछ विद्वानों का ये है कि ये जो लिखी थी पुस्तक ये अब्रू मयासिन ने लिखी थी। उसके बाद में क्या होता है कि इसका सिद्धांत आपको लोग पता ही है, अरब साम्राज्य को बढ़ावा, अरब साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, मतलब अपना क्षेत्र को विस्तार करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने आक्रमण चालू करे। जो आक्रमण होता था वहां से लूटपाट करने के बाद में वो वहां पे ले जाते, जिससे कि उनका वहां से सब अपना आयात निर्यात जो भी होता था, आयात निर्यात भी होता था और बिजनेस भी होता था, वहां से लूट के वहां पे ले आते थे, खलीफा को दे देते। उसके बाद में खलीफा आदेश देता था कि किसी भी देश या किसी भी उस पर आक्रमण करो, मुझे वहां से कुछ ला के दो। क्योंकि उद्देश्य क्या था, जितने भी उद्देश्य था कि भारत पर जिन्होंने भी आक्रमण करे सब लूट मांगे, क्योंकि भारत को वैसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता था। ये एक कथन और ये एक तर्क है या फिर एक ये सत्य घटना है, क्योंकि सत्य भारत को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे भारत में सभी विदेशी और जो व्यापार भारत में आके लोग करते थे। अब वर्तमान में तो स्थिति ऐसा है कि भारत विदेश में जाता है, पर ये बात तो अलग है। पर एक बात बताऊं मैं आपको कि जितने भी विदेश थे, अरब देश थे या इस्लामिक कंट्री थी या ईसाई जितने भी थे, वो भारत में आकर व्यापार करते थे। तो उन्होंने देखा कि भारत में अच्छा पैसा है, यहाँ की जनता इतनी भोली है और यहाँ के जो शासन है उनके फूट थे। हर एक राजा ये चाहता था कि मैं अपना साम्राज्य को विस्तार करूँ। इसका ये हर एक आक्रमण, या अरब आक्रमण हो या अंग्रेज आक्रमण हो या डच आक्रमण हो, जितने भी आक्रमण भारत में हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय लोगों का दुरुपयोग या उपयोग किया, क्योंकि उनको पता था कि हर एक राजा ये चाहता है कि मेरा क्षेत्र का विस्तार हो। और अलग अलग जैसे पल्लव है साम्राज्य, जितने भी पल्लव हैं, डच पल्लव राजा है, हिंदू बस राजा है, गुर्जर प्रतिहार बस राजा, जितने भी राजा, ये इनको ये मतलब नहीं था कि भारत एक, इनको मतलब था कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो क्षेत्र है, उसको और ज़्यादा अधिक विस्तार करना। इसलिए आपस में ये आक्रमण करते रहते थे। ये अलग बात है, मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यही उद्देश्य था। अब जैसे इनका उद्देश्य तो क्या था अरबों का, कि अरब साम्राज्य का विस्तार की नीति अपनाई इन्होंने, क्यों सिंध पर आक्रमण किया। उसके बाद में ये एक कारण बन जाता है कि कुछ विद्वानों ने इसलिए कारण बताया सिंध पर आक्रमण करने के लिए। जब देवल बंदरगाह था, अरब व्यापारी समुद्र के माध्यम से जहाज में व्यापार करने भारत के लिए आते थे, और व्यापार भारत करने के आने के बाद में जो बीच में कुछ लुटेरे थे, वो लुटेरे उनको लूट ले देते थे। और जब इससे शिकायत करी, उस टाइम पे देवल का जो शासक, ब्राह्मण शासक था दाहिर से शिकायत करी खलीफा ने और उनके सेनापतियों ने, तो उसने सपा इनकार कर दिया और उसने बोला कि हमारे ये संज्ञान में नहीं है और ना ही हमने ये लूटपाट करवाई, और युद्ध की बात है तो युद्ध में आप कर सकते हो। तो ये उन व्यापारियों ने वहाँ जाके बताई। वहाँ जाने के बाद में उसने पहले आपको बताया कि तुम्हारा अब्दुल्ला और बेदल ने आक्रमण किया, वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में अपना खुद का दामाद भतीजा भेजा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो प्रथम आक्रमण और प्रथम सफल आक्रमण भारत अरबों का हुआ। क्या है, कुछ इतिहासकारों ने सिंध विजय का वर्ण और सिंध विजय की परिभाषा के बारे में अलग अलग तथ्य, मैंने पहले ही बताया, अलग अलग तथ्य हैं कि कुछ इतिहासकारों, जो आधुनिक इतिहासकार थे, उनके अनुसार अरबी जहाज़ों को लूटा जाना, उन्होंने बताया, आधुनिक इतिहासकार थे, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि अरबी जहाज़ों को लूटना मतलब अरबी जहाज़ों को जो लूटते थे, व्यापार करने आते थे समुद्र के माध्यम से, उन जहाज़ों को लूटना एक तत्कालीन
कारण था। ठीक, जो आधुनिक इतिहासकार ने के अनुसार अरबी जहाज़ों को लूटा जाना तत्कालीन कारण था अथवा बहाना मात्र था। क्या था? तत्कालीन कारण था अथवा बहाना मात्र था। और सिंध विजय का वास्तविक कारण आर्थिक था, क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा जब भी भारत पर आक्रमण हुआ वो क्यों हुआ और किसके क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये काफ़ी विचार हैं कि इसमें क्या था। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो जितने भी आक्रमण हुए हैं, मैंने या अरबों का आक्रमण या तुर्की का आक्रमण या अंग्रेजों का आक्रमण, डच का आक्रमण, फ्रांसीसी आक्रमण, वह कारण क्या था कि भारत की आर्थिक थी उस टाइम पे मजबूत थी और उनकी आर्थिक कमजोर थी। ये एक मेन पॉइंट था, क्योंकि भारत में उस टाइम पे इतने हीरा सोना चांदी इतना मतलब आर्थिक स्ट्रांग थी कि यहाँ से लूट कर सब भारत से लूट कर सब भारत ले गए, जिनकी वहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। और यही एक परिणाम था कि जो भारत की स्थिति बाद में एक कम होती चली गई, क्योंकि जितने भी वो एक बात है सिंपल सी कि जितना भी लूटो लूट लो, ठीक है, जितना भी लूटो लूट लो। तो ये स्थिति थी। तो इसमें कुछ आधुनिक इतिहासकार के अनुसार बताया है कि जो अरबी जहाज लूटे गए थे वो तत्कालीन कारण मात्र था। ठीक, एक बहाना था, मतलब कारण मात्र था। जो वास्तविक जो कारण था अरबों का भारत पर आक्रमण वो आर्थिक था। ठीक है, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति उस टाइम पे वहां की मजबूत नहीं थी और आर्थिक स्थिति यहाँ पर ठीक थी। सिंपल सी बात है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया। और जो सिंध प्रांत थे उस टाइम पे 4 प्रांतों में विभाजित था। ठीक, तो सिंध प्रांत थे 4 प्रांतों में विभाजित था। पहला था आपका देवल। ठीक, पहले कौन था? देवल। जो देवल था उसमें जो शासक कौन कर रहा था? ब्राह्मण शासक था, एक ब्राह्मण शासक था, उसका नाम था ताहिर देवल पर शासन कर रहा था। उसके बाद में ये पहला प्रांत था। दूसरा प्रांत निरुंज प्रांत, जिसमें बौद्ध भिक्षु शासन कर रहे थे। और तीसरा जो प्रांत था वो ब्राह्मणवाद था। और जो चौथा प्रांत था वो चौथा प्रांत आपका आलौर या लहौरा। ठीक, पहला प्रांत कौन था? क्योंकि सिंध के 4 प्रांत थे। पहला प्रांत देवल प्रांत, दूसरा प्रांत निरुंज प्रांत, तीसरा प्रांत ब्राह्मणवाद प्रांत और चौथा प्रांत आलौर या लहौरा। ठीक, आरो या लहौरा। पहले प्रांत में देवल में किसका शासन था? सिंध में। उस टाइम पे सिंध प्रांत के 4 प्रांत बताया था मैंने। देवल का शासन था, ब्राह्मणों का शासक था कौन था? ताहिर। उसके बाद में निरुंज बौद्ध भिक्षुओं का शासन था उसमें। उसके बाद में ब्राह्मणवाद जो राजधानी थी वो ब्राह्मण राजधानी ताहिर की थी। ठीक, ब्राह्मणवाद जो राजधानी थी ताहिर की थी। और जो आपकी जो सबसे ज्यादा जो प्राचीन राजधानी थी सिंध की, जो प्राचीन राजधानी थी आलौर या लहौरा प्राचीन राजधानी थी। ठीक, ब्राह्मणवाद जो राजधानी किसकी थी? ताहिर की। और देवल का शासक कौन था? ताहिर कौन था? ब्राह्मण शासक था। और इसके आगे भी बात है कि जो ब्राह्मण शासक था, ये ब्राह्मण शासक 7वीं सदी में उस टाइम पे शासी राय द्वितीय एक शासन हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे सिंध का जो इलाका था वो सिंध का इलाका जाट, मेड़ और शूद्र थे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो संख्या थी सिंध में ये नक्शा है भारत का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये इससे ऊपर यहाँ पे सिंध था। ठीक, तो सिंध में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो शूद्र की थी। ठीक, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन थी? शूद्र थी। और जो शूद्र का जो राजा था, जो मैंने बताया शासी राय द्वितीय,
उस टाइम पे शूद्र का जो शासन जो कर रहा था सिंध पर, वो शूद्र राजा था। कौन था? साहसी राय द्वितीय। कौन था? सिंध पर जो शासन था, जो शूद्र शासक का, उसका नाम क्या था? साहसी राय द्वितीय। ये शूद्र शासक था। जो राजा का नाम था, ये इसका क्या नाम था? साहसी राय द्वितीय। क्या नाम था? साहसी राय द्वितीय। जो साहसी राय द्वितीय था, ये शूद्र था और ज्यादा जो जनसंख्या थी सिंध में वो शूद्रों की थी, जिसमें जाट थे, मेड़ थे और कुछ सिंधियादे शूद्र जाते थे। ये उल्लेख कई किताबों में, इसका उल्लेख चकनामा भी किया जाता है पुस्तक में। जो सिंध विजय का प्रथम आक्रमण का जो वर्ण है उल्लेख मिलता है, उसमें इनका भी उल्लेख मिलता है कि सबसे ज्यादा शूद्र जाति थी और शूद्र जाति में जाट और मेड़ और शूद्र शासक था, जिस शूद्र शासक का नाम था साहसी राय द्वितीय। और उससे पहले कोई ब्राह्मण या कोई शासन नहीं था। और जो साहसी राम द्वितीय का था, एक मंत्री था चच। ठीक, एक साहसी राम द्वितीय का चच एक मंत्री था। चच मंत्री ने ही साहसी राम की हत्या की थी। और चच मंत्री जो शूद्र शासक था उस टाइम में, सिंध का जो राजा था साहसी राम शूद्र जाति का, इसकी हत्या चच ने करी और चच का ही दाहिर पुत्र था। चच का ही दाहिर कौन था? पुत्र। क्योंकि इन्होंने जो शासक हथियाया था, जो शासन वहां पे सिंध पे किया था, देवल या सिंध के इलाके में, उस टाइम पे इसका वर्ण और इसका जो उल्लेख मिलता है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है। क्योंकि चचनामा पुस्तक में स्पष्ट बोल रहा है कि उस टाइम पे वहाँ जनसंख्या ज्यादा थी शूद्रों की, और शूद्र एक राजा था जिसका नाम था साहसी राय द्वितीय था। साहसी राय द्वितीय की हत्या करी चचनाम के मंत्री ने, और चचनाम के जो मंत्री था उसका बेटा कौन था? पुत्र कौन था? दाहिर। जो चचनाम एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण ने हत्या की। हत्या करने के बाद में साहसी राय हत्या करने के बाद में ये चचनाम के जो रानी थी और वो थी, उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद में ये इनका एक पुत्र हुआ दाहिर। क्योंकि यहाँ से चचनाम जो चच नाम का मंत्री थे, यहाँ से ब्राह्मण शासक सिंध पर, देवल पर मतलब प्रारंभ हो गया। और ज्यादातर मैंने बताया कि देवल पर शूद्र का था और तुम्हारा नीरू यहाँ बौद्ध ज्यादा रहते थे। ब्राह्मणवाद इसकी राजधानी थी दाहिर की, और आलो या लाहौरा इसकी प्राचीन राजधानी थी। क्योंकि सासाराम की जो प्राचीन राजधानी है, सिंध की जो प्राचीन राजधानी, क्योंकि सासाराम सिंध का राजा था, शूद्र की ज्यादा जनसंख्या थी। और उसके हत्या करने के बाद में चच मंत्री ने इसकी हत्या की। चच मंत्री, जो चच नाम का जो मंत्री था, उसका पुत्र कौन था? दाहिर। दाहिर ने ही शासन देवल पर किया था। वहां से क्या हुआ? हत्या करने के बाद में साहसी राय का ब्राह्मण शासन चालू हो गया। और एक बात और, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तो वहां की जनता काफी नाराज थी। क्योंकि वहां की जनता जानती थी कि हमारा राजा मारा गया है, और राजा मारने के बाद में यहाँ पे शासन ब्राह्मणों का काफी अत्याचार वहां करते थे। इसका उल्लेख स्पष्ट चचनामा में मिलता है। और जब आक्रमण किया था तो एक बात है सिंपल सी, कि गांव में या कोई जिला है या फिर किसी का शासन है, जब किसी का राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी उसके साथ देती है, और जब राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा उसके साथ नहीं देती। ऐसे कारण देवल पर हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। क्योंकि चचनामा में उल्लेख मिलता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो उस टाइम पे जो देवल की, जो सिंध की जो प्रजा थी, जो जनता थी, उसने अरबों का साथ दिया। किसका? अरबों का साथ। जबकि देना था किसका साथ? दाहिर का साथ देना था। पर वहां की जनता नाखुश थी शुरू से ही, क्योंकि नाखुश होने के बाद में अरबों के साथ उन्होंने अरबों ने उनसे अच्छा व्यवहार किया।
और अच्छी बातें करी, जिससे कि वहाँ से पहले ऑलरेडी इसका जो प्रयोग इसका जो मोहम्मद बिन कासिम ने इसका पूरा प्रयोग किया, क्योंकि उस मोहम्मद बिन कासिम को पता चल गया था कि यहाँ की जनता इस राजा से नाखुश है, क्योंकि यहाँ से पहले एक शुद्ध राजा था सासी राजदत्ते। सासी राजदत्ते की हत्या करने के बाद में चच नामी मंत्री ने हत्या की। उसका एक लड़का है दाहिर ने यहाँ शासन किया है, और शासन करने के बाद में यहाँ की जनता नाखुश है। इसलिए उल्लेख मिलता है जजनामा में कि मैं फिर बता रहा हूँ जजनामे में कि यहाँ की जनता ने इसका साथ नहीं देकर अरबों का सैन्य का साथ दिया। तो इसमें क्या है कि जब सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद की कासिम ने, तो ये ताहिर को जब पता पड़ा कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया है, तो ये वहां से भाग गया। कहां से? वहां से भाग गया। और भागने के बाद में ये कहां पर पहुंच गया? एक रावण की किला था, ठीक, एक रावण का किला था। तो उस किले में जाकर ये छुप गया। उस किले में जाकर ये छुप गया। तो जब वहां पे छुप गया, तो इसकी जब वहां पे छुप गया रावण किले में जाके, तो रावण किले में जाने के बाद में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद में ये युद्ध में मारा गया। ठीक है, ये युद्ध में मारा गया, क्योंकि इसने जो चत्र का पुत्र था, चच नाम का मंत्री था, उसने हत्या करी सासीराम शुद्र के राजा की, जो शुद्र वहां का राजा था सिंध का, क्योंकि वहां उसका शासन था। उसके बाद उसका पुत्र ताहिर हुआ। ताहिर काफी वहां की जनता को अत्याचार करता था, जिससे कि वहां जनता नाखुश थी। और जब युद्ध हुआ, तो वहां की जनता ने दाहिर का साथ न देकर अरब सेना का साथ दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ? सिंध की अधिकांश जनता ताहिर के खिलाफ अरबों का साथ दिया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अरब सेना में क्रम से देवर, निरु, सेहवान, ब्राह्मणवाद, आलोर को जीता था, तो 712 ईस्वी अंत में आलोर विजय के पास ही अरबों के रावण किले में शरण ली। किसने? दाहिर ने। किसकी शरण ली? दाहिर ने जो शरण ली थी रावण के किले में। इसी किले में निकट एक कासहंद के मैदान में हुई युद्ध में, एक कासहंद है जो रावण का किला, रावण का किला के पास एक जगह है, कासहंद युद्ध जगह है रावण किले के पास में। क्या जगह है? कासहंद एक जगह है। उस कासहंद के युद्ध में ही दाहिर मारा गया। और इसी किले के निकट कासहंद मैदान में इस युद्ध में दाहिर मारा गया। जो दाहिर की एक चेष्ट पत्नी थी रानी बाई, रावण किले में ही जौहर व्रत कर लिया, मतलब उसने आत्महत्या कर ली। ठीक, रावण के किले में ही आत्महत्या कर ली। और इसका पत्नी का नाम क्या था? दाहिर की पत्नी का नाम रानी बाई। ठीक, रानी बाई एक की चेष्ट इसकी पत्नी थी, जिसने रावण किले में ही आत्महत्या, आई डेट में आत्महत्या बोलते हैं। जौहर उस टाइम पे क्या था, तो उसमें जौहर व्रत मतलब सामूहिक आत्महत्या। जौहर व्रत होता था कि जब राजा मर जाता था, या राजा अब राजपाट को हार जाता था, या सेना में मर जाता था, या सेना में पकड़ा जाता था, तो वहां पर क्या था सिस्टम उस टाइम पे कि जो उनकी पत्नियां थी और दासी थी, वो अपनी सामूहिक आत्महत्या कर लेती, मतलब जौहर व्रत कर लेती थी। तो रावण के किले में ही इसकी जो पत्नी थी रानी बाई ने रावण किले में भी जौहर व्रत कर लिया, मतलब सामूहिक आत्महत्या कर ली। उसके बाद में सामूहिक आत्महत्या करने के बाद में रावण के बाद अरब सेना ने ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। ठीक, जिस टाइम पे जब रावण किला छीन लिया अरबी सेना ने, फिर ब्राह्मणवाद पर आक्रमण कर लिया। और ब्राह्मणवाद आक्रमण करने के बाद में वहीं पर ताहिर की दूसरी पत्नी थी लाडी देवी। ठीक, लाडी देवी पत्नी थी, उससे 2 पुत्रियां थी। जिसके जो पहली पत्नी जो रावण किले में थी रानी बाई थी, उसकी चेष्ट पत्नी थी। उसके बाद में उसके जो निकट ताहिर की दूसरी पत्नी थी लाडी नाम की दूसरी पत्नी
दूसरी पत्नी का क्या नाम है? लाडी। लाडी देवी या लाडी खाली लाडी। इसकी दो पुत्री थी, ठीक, लाडी देवी की दो पुत्री थी। एक पुत्री का नाम सूर्या देवी और दूसरी पुत्री का नाम, काफी अलग अलग किताबों में काफी दूसरी पुत्री का नाम अलग अलग नाम मिलता है। प्रेमला देवी दूसरी पुत्री, प्रेमला देवी भी पुस्तकों में मिलता है। उसके बाद में परमाला देवी, परमाल देवी भी मिलता है। उसके बाद में ये दूसरी है, ये इसके अलग अलग नाम है, प्रेमलता, प्रेमला देवी, परमाल देवी और उसके बाद में परिंगल देवी। परिंगल देवी, क्योंकि जब इसको दाहिर को पता पड़ा कि सिंध पर आक्रमण हो गया है, तो सिंध पर आक्रमण होने के बाद में ये डर के मारे भाग गया वहां से और रावण किले में जाकर छुप गया। और रावण के किले में जाकर छुपने के बाद में वहां इसके चेष्ट पत्नी थी जिसका नाम रानी बाई था। और रानी बाई, क्योंकि जो वहां पे युद्ध हुआ उसके निकट, जो रावण किला था उसका निकट युद्ध हुआ किसका? कासहंद के युद्ध में ये दाहिर मारा गया और इसकी पत्नी को पता पड़ा कि मेरे पति रणभूमि में मारे गए, तो उसमें रावण किले में ही उन्होंने सामूहिक आत्महत्या कर ली, मतलब जोहर व्रत कर लिया। उसके बाद में ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया, रावण के किले पे अधिकार कर लिया। रावण किले का अधिकार करने के बाद में इसकी जो दूसरी पत्नी थी लाडी, दूसरी पत्नी क्या थी? लाडी की दो पुत्रियां थी। इसका नाम एक सूर्या देवी था और एक का नाम सूर्या देवी था, और जो नाम मिलता है इनकी लड़कियों का वो प्रेमला देवी भी मिलता है, परमाल देवी भी मिलता है और परिंगल देवी मिलता है, अलग किताबों में मिलता है। तो इनकी दो पुत्रियां थी, उन दो पुत्रियों को पता पड़ा, क्योंकि वहां युद्ध होने के बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा को ये दोनों पुत्रियां भेज दी, ठीक। क्योंकि जब युद्ध हुआ तो वहां पर ब्राह्मणवाद को, नीरो को भी, देवल को भी और आपका आलोर को भी, लोहरिया को भी, ये सब जीत लिए किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जीतने के बाद में ब्राह्मणवाद भी जीत लिया, उसके बाद में आलोर लोहरा जो प्राचीन सिंध की जो प्राचीन राजधानी थी वो भी जीत ली। उसके बाद में दूसरी जो पत्नी थी लाडी की दो पुत्री थी, सूर्या देवी और प्रेमलता देवी या परमाल देवी या परगिलन देवी। इनके युद्ध होने के बाद में समाप्त हो जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेज देता है? खलीफा के शरण में। तो खलीफा शरण में भेज देता है, तो ये दोनों बहनों ने एक बात ठानी कि हमें जिसने हमारे बाप को मारा है हम उसको मारेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका जो लास्ट में जो मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु होती है इन दोनों के कारण ही होती है, ठीक। जो मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु होती है किस कारण होती है? ये जो पत्नी थी दाहिर की, जो पत्नी थी लाडी की दो पुत्री थी, उन पुत्री के कारण ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है आगे चलकर। तो उसमें क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद में इस पे मोहम्मद बिन कासिम पे खलीफा के माध्यम से, इन लड़कियों के माध्यम से क्या आरोप लगाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत लूटी, जिससे कि हम संसार में मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। ये बात खलीफा को पहुंची। खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को इतना कठोर दंड दिया, जिससे कि मोहम्मद कासिम ने एक चमड़े का एक नमूना बनाया, जिससे कि मोहम्मद कासिम को उसमें डाला गया और घोड़ा के पीछे बांधकर, कुछ किताबों में लेख है, घोड़ा के पीछे बांधकर वो छोड़ दिया, और जब वो खोला गया तो उसकी मृत्यु हो गई। इतनी भयानक मृत्यु मिली थी मोहम्मद बिन कासिम को। और कारण क्या था जो मृत्यु देने का? जो दाहिर की जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी लाडी की दो पुत्रियां थी, दो पुत्रियां कारण बनी मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की। उसके बाद में जब मुल्तान का नाम इसमें एक उल्लेख और मिलता है,
सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में MBK मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में किस पर विजय प्राप्त करी? मुल्तान पर। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया और जो मुल्तान का जो नाम था सात सौ 13 ईस्वी में 713 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त करी। किसने? MBK मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने उसे विजय करने के बाद में एक बात और कि उस टाइम पे क्या था कि सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया था वो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, जो सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया था ये किसने लगाया था? सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने। और अधिक मैंने बताया था जो उस टाइम पे सिंध के जो अधिकार जनता थी जिसमें जाट मेड़ बोल शामिल थे। सिंध शूद्र जनता ताहिर से असंतुष्ट थी क्योंकि सिंध का संवैधानिक शासन नहीं था। चक द्वारा 700 ईस्वी सिंध में शूद्र राजा सास राय की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री चक द्वारा कर दी गई और सिंध की गद्दी पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। इसी चच का पुत्र ताहिर था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सिंध की अधिकारी जनता ने ताहिर के खिलाफ अरबों का साथ नहीं दिया था। और 713 ईस्वी में मुल्तान पर इसने आक्रमण किया, जो मुल्तान पर विजय किया और इसने ही नाम बदलकर मुल्तान क्या धरा? स्वर्णनगर। नगर नाम बदल दिया, नाम बदल कर। ठीक है, किसका? मुल्तान का। ठीक, नाम बदल क्या कर दिया? मुल्तान का स्वर्णनगर बदल कर दिया। और स्वर्णनगर करने के बाद में ये खलीफा वहां से बुला लिया गया और खलीफा बुलाने के बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा ने आदेश दे दिया कि आप यहाँ पे आ जाएं। और वहां जाने के बाद में और जो मैंने बताया था कि इसका जो मृत्यु कारण जो बनी थी, दाहिर की जो पत्नी थी, लाडी की 2 पुत्री थी, सूर्या देवी और परमाल देवी या प्रेमलता देवी या परिंगल देवी, उसका कारण थी क्योंकि उन्होंने उस पर आरोप लगाया था कि इसने हमारी इज्जत लूटी है और हमारी इज्जत लूटने के बाद में इसने हमारे साथ अत्याचार किया है, जिससे कि खलीफा को गुस्सा आ गया और खलीफा गुस्से आने के बाद में इसको मृत्युदंड दिया। वहां पे मृत्युदंड देने के बाद में इसका जो उल्लेख मिलता है ये उल्लेख उसी में मिलता है। एक बात और कि इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसके जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये जो पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम सिंध पर विजय सफल आक्रमण किसने किया? तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में। ठीक, सिंध के प्रांत कितने थे? सिंध के 4 प्रांत थे। कौन कौन से थे? ये कौन कौन से? देवल ब्राह्मण शासक था, जिसका जो शासन काल था किसका? ब्राह्मण शासक था वहां पे, उसका नाम राजा का नाम था दाहिर था। और उसके बाद में नेहरू, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का शासन था। फिर उसके बाद में ब्राह्मणवाद दाहिर की राजधानी थी। उसके बाद में आलोरिया लेहोरा वो प्राचीन राजधानी थी सिंध की। उसके बाद में कि उस टाइम पे इराक का जो अरब गवर्नर था कौन था? अल हजाज था। अल हजाज ने भी पहले भी सिंध पर आक्रमण किया था। वो दोनों सेनापति गिने, अबू अब्दुल्ला और बुदैल, पर वो सफल आक्रमण नहीं हो पाया। और मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद व भतीजा था। उसके बाद में 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान आक्रमण करने विजय पाने के बाद में उसका नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया और सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया वहां पे सिंध पर। जजिया कर इसलिए लगाया गया क्योंकि जजिया कर में क्या था? मोहम्मद कासिम ने जजिया कर क्या था कि जजिया कर ब्राह्मण को छेड़ कर बाकी सभी को
देना था, किसको? ब्राह्मण से लेकर बाकी सभी को देना था। उसके बाद में रावण किला में ताहिर की पत्नी ने सामूहिक आत्महत्या करी। जब कासहन के युद्ध में ताहिर मारा गया अरब सेना के द्वारा। कासहन जो रावण किले के निकट एक जगह थी, उस युद्ध में, कासहन के युद्ध में ताहिर मारा गया। जब ताहिर मारा गया तो उसकी पत्नी को पता पड़ा कि वे युद्ध में मारे गए, तो उन्होंने रावण किले में ही, जिसका नाम, पत्नी का नाम था रानी बाई, उसने सामूहिक आत्महत्या मतलब जौहरवध कर लिया। उसके बाद में ब्रह्माबाद जीतने के बाद में उसकी दूसरी पत्नी थी लाडी देवी। लाडी देवी की 2 पुत्रियां थी, एक पुत्रिया का नाम सूर्या देवी, दूसरी पुत्री का नाम प्रेमलता देवी या परमाल देवी या परिमल देवी। उसने, उन दोनों ने ठान लिया था कि जिसने हमारे पिता की हत्या की है, हम उसका बदला जरूर लेंगे। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों लड़कियों को, या इसकी जो ताहिर की जो दोनों पुत्री थी, वो खलीफा के संरक्षण में भेज देता है। और उसके बाद में 713 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद बिन आक्रमण करता है और वहां पर विजय प्राप्त करता है, और मुल्तान का नाम चेंज कर मोहम्मद बिन कासिम स्वर्ण नगर रख देता है। और स्वर्ण नगर के बाद में वहां से खलीफा इसको बुलाता है। बुलाने के बाद में वो जो ताहिर की 2 पुत्रियां थी, ताहिर की पुत्रियां, उन पर ये एक आरोप लगाती हैं कि इसने हमारी इज्जत लूटी, जिससे कारण कि खलीफा गुस्सा आ जाता है, और खलीफा गुस्सा होने के बाद में उसको मृत्यु दंड दे देता है, जिससे कि उसकी काफी दर्दनाक मृत्यु होती है। क्योंकि उसका जो मृत्यु होती है, एक नमूना बनाया जाता है एक वस्तु का, चमड़ा, और उसमें एक वस्तु और है, उसमें बनाने के बाद में उसमें वो डाला जाता है, जिससे खसेड़ते हुए घोड़ा के माध्यम से, और जब उसको खोलते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है मोहम्मद बिन कासिम की। कारण क्या? क्योंकि ताहिर की 2 पुत्री का नाम भी पूछ लेता है। दूसरी पुत्री का पत्नी थी ताहिर, तो उसका नाम भी पूछ लेता है। प्रथम पत्नी नाम भी पूछ लेता है। कहाँ पे युद्ध हुआ? रावण किले के पास में कासहन का युद्ध हुआ, उसमें ताहिर मारा जाता है। ये काफी आता है। सिंध पर उस समय कहाँ का राजा था, उससे पहले उसकी हत्या कैसे हुई, तो कहाँ का राजा था, कहाँ का राजा? सिंध का। शूद्र सबसे ज्यादा वहां संख्या थी सिंध में, जो सिंध प्रांत था, सिंध था, उसमें शूद्र सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। और उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? जाट की थी, और मेड़ की थी, और बुद्धों की थी। ठीक। और शूद्र एक राजा था वहां का, सिंध का, जिसका नाम सासीराय द्वितीय था। सासीराय द्वितीय का एक मंत्री था चच ने सासीराम की मृत्यु करवा दी, और मृत्यु करने के बाद में वहां का बलपूर्वक शासन अपना कंट्रोल कर दिया। वहां की रानी से शादी की। शादी बाद में उसका एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम दाहिर था, और दाहिर नाम के ने वहां के देवल पर शासन किया। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखें। और एक बात और, मैं पूरा एक क्रम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो हर एक वीडियो, एक दिन में एक वीडियो मैं डालूंगा। और जो भी कोई कमी हो उसे बताएं। धन्यवाद।